नमस्कार, दी वर्ल्ड टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान के इरादे कभी अच्छे नहीं थे। कुछ दिन पहले बॉर्डर से बीएसएफ ने एक चिंताजनक रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में चीन पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग दे रहा है। इस रिपोर्ट की टाइमिंग ने सबकी चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और ऐसे वक्त में सीमा पार से गड़बड़ी फैलाने की हर कोशिश होगी। सीमा पार से बीच बीच में हो रही गोलीबारी भी इस बात के संकेत हैं। किस तरह बॉर्डर पर दुश्मन को रोकने के लिए भारत के जवान तैयार हैं और किस तरह से दुश्मन को जवाब दिया जाता है, पहली बार टीवी पर हम आपको बिल्कुल करीब से दिखाने जा रहे हैं भारत का मिशन बॉर्डर। देखिए। पाकिस्तान को रुलाने वाले हथियार, वो हथियार जो निकालेंगे चीन की सिसकी। पहली बार टीवी पर दुश्मन के खिलाफ भारत का मिशन बॉर्डर। पाकिस्तान और चीन को बॉर्डर पर अब हर वार का जवाब मिलेगा। भारतीय सेना बॉर्डर पर तैयार है और पहली बार हम दिखाने जा रहे हैं बिल्कुल करीब से कि बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, किन हथियारों से रोका जा रहा है दुश्मन की घुसपैठ को। यह है बॉर्डर पर जंग की तस्वीर बदलने वाली मशीन गन। 3 सैनिकों का दस्ता आज भी इस हथियार से दुश्मन में दहशत पैदा कर देता है। जम्मू में सीमा पार से हो रही गोलीबारी हो या एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश, जवाब कुछ इस तरह दिया जाता है। इसके सामने 1700 मीटर के दायरे में कोई दुश्मन बढ़ नहीं सकता। एक बार में 200 से 300 राउंड फायर करने की क्षमता, मतलब शुरू हुए तो फिर रुकने का नाम नहीं। जब सीमा पार से बंकर में छुपकर दुश्मन वार करता है तो उस वार का जवाब है एंटी मटेरियल राइफल। पूरे जुलाई और अगस्त और उसके बाद अक्टूबर के पहले और दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान लगातार सीमा पार से फायरिंग करता रहा। लगभग इसी किस्म का वो ग्राउंड है, इसी किस्म का टेरेन है, इसी तरह से मैदान है और वहां दुश्मन पक्के बंकरों और पिल बॉक्सेस में छुपकर लगातार फायर करता है। ये एंटी मटेरियल गन, एंटी मटेरियल राइफल उन बंकरों और उन पिल बॉक्सों का जवाब है। आप ये बताएं साहब कि ये जो राइफल है ये किन किन, अगर पक्का बंकर है, पक्का पिल बॉक्स है, उसके लिए भी अचूक है? ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा। ये बिल्कुल पक्के बैंकर उसके लिए बहुत ही अचूक है। इसका जो राउंड है, इस हथियार से 2 किस्म के राउंड फायर होते हैं। एक बैरल है 20 mm, जिसके अंदर HE राउंड फायर होता है, जो कि फटने के बाद दुश्मन के बैंकर को अच्छी तरह से बर्बाद कर सकता है। एक बैरल है 14.5 mm, जो कि दुश्मन के बी व्हीकल, रडार, कम्युनिकेशन और अम्यूनिशन डैम्प को बर्बाद कर सकता है। ये वो हथियार है जिसके सामने दुश्मन के टैंक भी घुटने टेक देते हैं। कार्ल गुस्ताव रिकॉइललेस गन, जिसे आम जबान में रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है। उठाना आसान, ले जाना आसान, फायर करना भी आसान। एक जवान कंधे पर रखकर फायर करता है, दूसरा जवान राउंड लोड करता है और यह है असर। ये बताइए कि इस हथियार से कितने किस्म का एम्यूनिशन फायर होता है और क्या क्या इससे बर्बाद हो जाएगा? सर, छोटा मोटा इसका मैं सारी चीजें बताता हूँ आपको। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, इंडियन आर्मी में सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इस हथियार से हम टैंक टारगेट को, दुश्मन के टैंक टारगेट को, व्हीकल गाड़ियों को और दुश्मन के पील बॉक्स और बंकर को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम 9 प्रकार का अम्यूनिशन फायर करते हैं। जिसे हम HEAT फायर करते हैं उसे हम टैंक बर्बाद करते हैं, और जिसे HE फायर करते हैं उसे हम ट्रूप्स को बर्बाद करते हैं। इसे टैंक और इन्फेंट्री ट्रूप्स को भी आसानी से बर्बाद किया जाता है। इसका जो HE अम्यूनिशन है, इसे हम 3 तरीके से फायर करते हैं। एक एयर बर्स्ट करते हैं, दूसरा
तना बर्स्ट करते हैं और तीसरा ग्राउंड बर्स्ट करते हैं। अगर दुश्मन खुले मैदान में इस प्रकार से ट्रैक कर रहा हो तो हम एयर बर्स्ट फायर करके उसको बर्बाद करते हैं। अगर दुश्मन कहीं किसी झाड़ी या उसके नीचे छिपा हुआ हो तो उसको हम तने बर्स्ट करके उसको बर्बाद करते हैं। अगर दुश्मन किसी सतह पे लेटा हुआ हो तो उसे हम ग्राउंड बर्स्ट करके बर्बाद करते हैं। और इसका जो मेन वेपन है इसे हम टैंक के बरखिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसका पेनिट्रेशन टैंक में 400 mm है या उसे 16 इंच बोल सकते हैं, उसके अंदर घुसता है और फिर उसको बर्बाद करता है। ये हथियार खाइयों में छिपे दुश्मन के लिए भी तबाही की गारंटी है। इसके राउंड खाई के ऊपर फटते हैं और इससे निकलने वाले सैकड़ों स्प्लिंटर्स दुश्मन के चीथड़े उड़ा देते हैं। ये वही हथियार हैं जिनसे सीमा पर तैनात इन्फेंट्री की टुकड़ियां लैस हैं। ये चीन पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की ललकार है। ये दम है भारतीय जवानों का जो सरहद पर सीना तान कर खड़े हैं। पाकिस्तान भले ही उधार के हथियारों से चीन से ट्रेनिंग लेकर भारत से दुश्मनी मोल लेने के मंसूबे बनाए, लेकिन भारतीय सेना के जांबाज हर समय उसके मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए तैयार हैं। सिपाही की चमचमाती संगीन के नीचे ही खुशहाली के फूल उगते हैं। पाकिस्तान सीमा पार से चाहे जितनी गोलाबारी करे, घुसपैठ की कोशिश करे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन चाहे जितनी बार सीमा पार करने की कोशिश करे, आप बेफिक्र हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे हर रास्ते पर भारतीय सेना दीवार बनकर खड़ी है। कैमरामैन गोपाल के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, महू। हमारे पास एक से बढ़कर एक हथियार है। जाबाज सैनिक हैं जो सीमा पर 24 घंटे गश्त करते रहते हैं। बावजूद इसके जब आतंक के खतरे की बात आती है तो हम इराक, सीरिया और पाकिस्तान जैसे देशों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आतंक के खतरे से जूझ रहे देशों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। और इसकी वजह महज जिहादी संगठन नहीं है, बल्कि हमारे अपने देश में पल रहा चरमपंथ और आतंकवाद भी है। रिपोर्ट देखिए। हर तरफ की सीमाओं पर हमारे जवान गश्त करते रहते हैं। बॉर्डर पर देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग लेकर ये पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि हमारे जवानों को सबसे ज्यादा खतरा देश के बाहर की आतंकी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे देश के भीतर किसी जोंक की तरह फैल चुके माओवादियों से है। इस बात का खुलासा हुआ है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट में आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 6ठे नंबर पर है। इस लिस्ट में भारत से ऊपर जो 5 देश हैं, वो या तो पूरी तरह से आतंकवाद की चपेट में आ चुके हैं या फिर जंग के मैदान में तब्दील हो चुके हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 के मुकाबले साल 2013 में आतंकवाद से होने वाली मौतें 61% बढ़ी हैं। साल 2013 में दुनिया भर में करीब 10,000 आतंकवादी हमले हुए थे, जो साल 2012 के मुकाबले 44% ज्यादा थे। इस दौरान भारत में हुए आतंकवादी हमलों में ये संख्या 70% थी। साल 2012 में भारत में हुए आतंकवादी हमलों में 238 लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2013 में आतंकवादी हमलों में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 404 हो गई थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2013 में भारत में 55 आतंकवादी हमले हुए, जो साल 2012 के मुकाबले ज्यादा थे। साल 2013 में भारत में बेशक आतंकवादी हमले बढ़े, लेकिन जान माल का नुकसान कम हुआ। साल 2013 में भारत में हुए करीब 70% हमलों में किसी को नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट ये भी खुलासा करती है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ी हैं, खासकर पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने भारत में 43 अलग अलग आतंकी संगठनों को सक्रिय बताया है। इस लिस्ट में हमलों और नुकसान के पैमाने पर देखें तो इराक आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।
जहां ISIS खून की होली खेल रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में रेटिंग के हिसाब से इराक का स्कोर 10 है, जबकि भारत का 7.86। और अब वो सच्चाई जो भारत के रक्षा और गृह मंत्रालय के होश उड़ाने वाली है। रिपोर्ट में माओवादियों को भारत के लिए सबसे खतरनाक बताया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2014 में कहा गया है कि भारत में माओवादियों ने सबसे ज्यादा लोगों की हत्या की। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 में इनके हमलों में 193 लोगों की जान गई थी। रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है कि माओवादी पुलिस को सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं। गोलीबारी से माओवादियों ने 85 लोगों की हत्या की और धमाकों से 43 लोगों की बलि ले ली। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2014 में बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड को माओवादियों से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया गया है। ये रिपोर्ट आंखें खोल देने का काम कर रही है। जहां हम अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट की कहानियां सुन रहे हैं, वहीं देश के अंदर भी एक पैरेलल टेररिज्म इंडस्ट्री काम कर रही है, जो सबसे बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक ऐसी खबर जिससे अमेरिका परेशान हो गया है, और हो भी क्यों ना। कहां वो एक तरफ रूस को G20 सम्मेलन में घुड़कियां देकर आया था, कहां जमीन छोड़कर अंतरिक्ष में भी रूस के कदम संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए अमेरिका ने रूस के ऐसे सैटेलाइट को देखा है जो अजीब तरीके से स्पेस में मूव कर रहा है, और यही सैटेलाइट अमेरिका को परेशान कर रहा है, जबकि रूस ने नेविगेशन सैटेलाइट के अलावा इसकी जानकारी तो दी ही नहीं। आप देखिए क्या है ये स्पेस गेम और क्यों ये खतरनाक हो सकता है। इन दिनों स्पेस एजेंसियां एक ऐसे रहस्यमयी रूसी सैटेलाइट पर नजर रख रही हैं, जिसने अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ का खतरा पैदा कर दिया है। ऑफिशियल और नए सैटेलाइट वॉचर इन दिनों ऑब्जेक्ट 2014-2014-28E नाम से जाने जा रहे इस सैटेलाइट में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेहद कंफ्यूज करने वाले तरीके से मूव कर रहा है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका मकसद क्या है। कुछ को लगता है कि ये स्पेस में घूम रहे बेकार सैटेलाइट के कचरे के जमाव से बना है, या फिर किसी अन्य सैटेलाइट को फ्यूल देने या रिपेयर करने के लिए इसे भेजा गया होगा। लेकिन कुछ का अनुमान ये भी है कि ये दुश्मनों को खत्म करने का सामान है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने ये जो कुछ भी है एक्सपेरिमेंट की तरह लग रहा है। हो सकता है ये नागरिक या सैन्य इस्तेमाल के लिए भेजा गया हो ये भी सकता है कि इनसे सैटेलाइट्स को जाम करने या उन्हें तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाना हो। रूस ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए इसी साल मई में 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, लेकिन इस संदिग्ध डिवाइस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। शुरुआत में इसे कचरा माना गया, लेकिन इसके मूवमेंट्स को देखते हुए अमेरिका ने इसे सैटेलाइट की श्रेणी में डाल दिया। अगस्त और अक्टूबर के बीच मूवमेंट के बाद पिछले हफ्ते ये एक और ऑब्जेक्ट के करीब आ गया। माना जा रहा है कि इसने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच दिखे इस सैटेलाइट को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। साल 1950 में एंटी सैटेलाइट वेपन बनने शुरू हो गए थे। रूस ने भी 1960 में इस्ट्रेबितेल स्पुतनिक यानी फाइटर सैटेलाइट विकसित किया था, जिसे दूसरे उपग्रहों के करीब उड़ने और हथियार इस्तेमाल करके तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया था। रूस ने आधिकारिक तौर पर तो वो कार्यक्रम बंद कर दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका अभी भी एंटी सैटेलाइट वेपन्स को तैयार कर रही हैं। इनसे उन उपग्रहों को उड़ाया जा सकता है जिनके धरती पर गिरने की संभावना होती है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि रूस जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट से किनारा कर सकता है और 2017 से अपना स्टेशन बनाना शुरू कर सकता है। रूस ने कहा है कि ISS जिस एंगल पर झुका है उससे रूस का 5% हिस्सा भी नहीं दिखता। ऐसे में रूस चाहता है कि वो एक नया स्पेस स्टेशन बनाए जिससे 90% रूस दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यरूशलेम में 18 तारीख को यहूदी धर्मस्थल पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है और आने जाने वाली हर गाड़ी की पूरी जांच की जा रही है। 18 तारीख के इस हमले में जहां 4 लोगों की मौत हुई थी, वहीं कई लोग
घायल हुए थे। पश्चिमी यरूशलेम में 18 तारीख को यहूदी धर्मस्थल पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है और आने जाने वाली हर गाड़ी की पूरी जांच की जा रही है। यरूशलेम को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटने वाले डेमेस्कस गेट पर सुरक्षाकर्मी हर आने जाने वाले की आईडी चेक कर रही हैं। आपको बता दें कि 18 नवंबर को सुबह 7 बजे प्रार्थना के वक्त एक यहूदी धर्मस्थल पर 2 लोगों ने हमला किया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई जख्मी भी हुए थे। हमले के बाद हमलावरों को पुलिस ने गोली मार दी और पुलिस के मुताबिक ये दोनों हमलावर फिलिस्तीनी थे। इस हमले के बाद पुलिस और फिलिस्तीन के नागरिकों में मुठभेड़ की भी खबर आई थी। गौरतलब है कि यरूशलेम में पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों के तीसरे सबसे पावन धर्मस्थल अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है। यहाँ आना जाना इजराइल नियंत्रित करता है। कुछ दिनों से यरूशलेम में एक दक्षिणपंथी यहूदी नेता रब्बी यहूदा ग्लिक पर गोली चलाई गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उसके बाद एक फिलिस्तीनी युवक को पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से अल अक्सा मस्जिद को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था और तब से यहाँ तनाव फैला हुआ है। वहीं 18 तारीख को हुए हमले को 2008 के बाद की सबसे भयानक त्रासदी बताया गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए यरूशलेम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। श्रीलंका ने उन 5 मछुआरों को छोड़ दिया है जिन्हें उसकी एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। 5 मछुआरों को कोलंबो में भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया है। एमरसन, पी अगस्टस, आर विल्सन, के प्रसाद और जे लैंगलेट को 30 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी। मछुआरों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही मछुआरे घर लौट आएंगे। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि श्रीलंका ने किन शर्तों पर मछुआरों को रिहा किया है। श्रीलंका सरकार के एक मंत्री ने हाल ही में मछुआरों से जेल में मुलाकात की थी। श्रीलंका में कोर्ट ने 5 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम के रहने वाले इन मछुआरों को 2011 में नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। होंडुरस की ब्यूटी क्वीन मारिया जोस अल्वेराडो और उनकी बड़ी बहन सोफिया ट्रिनिडाड का शव मिला है। दोनों गुरुवार से ही सांता बारबरा इलाके से गायब थी। 19 साल की मारिया लंदन में होने वाले मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली थी। 13 नवंबर को दोनों बहनें बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी में आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। मारिया के बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की थी। अमेरिका में नरसंहार के दोषी 80 साल के चार्ल्स मैनसन को उनकी 26 साल की गर्लफ्रेंड से शादी करने की इजाजत मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि चार्ल्स को मैरिज लाइसेंस मिल गया है। बता दें कि मैनसन ने 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिससे पूरा अमेरिका शोक में डूब गया था। मैनसन करीब 40 साल से जेल में कैद है। उनकी गर्लफ्रेंड एलेन बर्टन खुद को स्टार बताती हैं और कहती हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस शादी में जेल के सभी ऑफिसर शामिल होंगे। एलन का कहना है कि वो विजिटर्स रूम में शादी करना चाहती हैं, जहां वो चार्ल्स से मिलती हैं। चार्ल्स को उम्र कैद की सजा मिली है और उसके जेल से बाहर आने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। अमेरिका में अभी से ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न्यूयॉर्क, वेस्ट सैनिका समेत कई शहरों में जमकर बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर से ढका ये नजारा अमेरिका के न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क, बफेलो, वेस्ट सैनिका समेत कई अमेरिका के शहरों में आपको इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें जमा हैं। सैकड़ों गाड़ियां रास्तों में फंसी हुई हैं। गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ जम गई है। छोटी गाड़ियों के साथ साथ ट्रक और दूसरे बड़े वाहन भी रास्तों में फंसे हुए हैं। बफेलो शहर में तो 1 घंटे में 3 से 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है।
नवंबर के महीने में पड़ रही इतनी ज्यादा बर्फबारी से यहाँ के लोग बेहाल हैं। आमतौर पर अमेरिका में इतनी सर्दी दिसंबर के आखिर में जाकर पड़ती है, लेकिन इस बार अभी से मौसम की मार से लोग बेहाल हैं। तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्थानीय प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सर्दी के सितम और बर्फबारी से आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको उस खिलाड़ी के बारे में जानकारी देते हैं जिसकी कमाई के बारे में जानकर आपको भी काफी जलन होगी, क्योंकि कमाई के मामले में इस खिलाड़ी ने बड़े बड़े नाम वाले खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। इस खिलाड़ी का नाम है गियानकार्लो स्टैंटन, जो अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी है और कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं। आपको ये बता दें कि इस खिलाड़ी की कमाई के आगे पूरी भारतीय क्रिकेट टीम कहीं नहीं ठहरती। 25 साल के इस अमेरिकी बेसबॉल प्लेयर ने मेजर लीग बेसबॉल की टीम मियामी मार्लिन्स के साथ 13 साल के लिए 325 मिलियन US$ यानी करीब 2000 करोड़ की डील की है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा करार है। इतना ही नहीं, गियानकार्लो स्टैंटन को बेसबॉल के हर गेम में सिर्फ बैटिंग करने पर ही 31 लाख रुपए मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, अब इस खिलाड़ी की हर घंटे की कमाई 1,76,00,000 रुपए होगी। दुनिया के सबसे चर्चित तानाशाहों में शुमार एडोल्फ हिटलर की एक पेंटिंग जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में नीलाम की जाएगी। 22 नवंबर को जर्मनी के हिटलर ऑक्शन हाउस में जर्मनी के पूर्व शासक हिटलर के साल 1914 में बनाई गई पेंटिंग की नीलामी होगी। माना जा रहा है कि पेंटिंग 62,685 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 39 लाख रुपए में बिक सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिका, जापान और एशिया के कई देश से लोग पेंटिंग को लेकर जानकारियां मांग रहे हैं। ये पेंटिंग हिटलर की बनाई उन 2000 पेंटिंग्स का हिस्सा है जिन्हें हिटलर ने एक युवा संघर्षशील पेंटर के तौर पर 1905 से लेकर 1920 के बीच में बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा माइन काम्फ में लिखा था कि वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से बार बार रिजेक्ट किए जाने के लिए मेरा पेंटर बनने का सपना टूट गया। चीन के शिजियांग में एक चमत्कार जैसा वाक्य सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। दरअसल यहां रोड क्रॉसिंग पर एक कार और स्कूटर की टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक महिला कार के नीचे आ गई। एक पल को तो लगा कि महिला हादसे का शिकार हुई, लेकिन महिला की जान बच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने टक्कर के फौरन बाद पूरी कार को ही ऊपर उठा लिया और महिला को बाहर निकाला।